गीले कपड़ों में वह लड़की पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी और सचिन के लिए ये पल किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। बर्फ के भीतर पड़े रहने की वजह से उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और होठों की रंगत तक उड़ गई थी। सचिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उसे बचाए तो कैसे, क्योंकि वह लड़की उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। लेकिन इसके बावजूद वह उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी नहीं देख सकता था। जानवी, जानवी, होश में आओ, कहते हुए वह घबराहट में उसके चेहरे को हल्की हल्की थपथपाने लगा, मगर वह पूरी तरह बेहोश थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, जैसे किसी भी पल थम सकती हों। ये देखकर सचिन का दिल और तेज धड़कने लगा। उसके भीगे कपड़ों को देखकर उसके बिना एक पल गवाए तुरंत उस पर कंबल डाल दिया। फिर अपने दोनों हाथ कंबल के अंदर ले जाकर उसके कपड़े उतारने लगा ताकि ठंड और ना लगे। जैसे जैसे वह उसके ठंडे और सुन पड़े शरीर को छू रहा था, उसके दिल की हालत अजीब होती जा रही थी। किसी लड़की को इस तरह छूना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन हालात उसे सोचने का मौका नहीं दे रहे थे। वह लड़की बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। उसे बचाने का अब बस एक ही उपाय था, उसे अपने शरीर की गर्मी देना। यह सोचकर सचिन ने अपनी शर्ट उतारी और खुद भी उस कंबल के अंदर चला गया। पहली बार जब उसने उसे अपने पास खींचा तो उसके पूरे शरीर में बिजली का सा झटका दौड़ गया। जानवी, जानवी, होश में आओ, वह बार बार यही दोहराता रहा, इस उम्मीद में कि शायद वह खुद ही आंखें खोल दे। लेकिन उसकी डूबती हुई सांसों को देखकर सचिन ने मजबूरी में अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, किसी भी तरह उसे बचाना। वह उसके ठंडे शरीर को अपनी गर्मी देने लगा ताकि उसकी जान बच सके। धीरे धीरे जानवी की सांसों में थोड़ा सा फर्क आने लगा था। उसकी सांसों की हल्की सी गर्माहट और दिल की धड़कनें सचिन के सीने में भी महसूस होने लगी थी। वह पहले से बेहतर हो रही थी, ये साफ नजर आ रहा था कि लेकिन अब सचिन के बस में नहीं था कि वह उससे खुद को अलग कर सके। हालात, मजबूरी और उस पल की बेचैनी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। बेखुदी में पागल होता हुआ वह उसके सीने को दिसंबर के कड़ाके की ठंडी रात थी। जानवी अपने होटल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर गिरती हुई बर्फ को चुपचाप देख रही थी। हर सुबह आंख खुलते ही चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आती थी, जैसे पूरी दुनिया सफेद चादर में लिपट गई हो। आज शाम को तो हालात और भी बिगड़ गए थे। अचानक बर्फ का एक तेज तूफान सा आ गया था और देखते ही देखते हर चीज बर्फ से ढक चुकी थी। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कमरे में लगा हीटर भी ठीक से गर्मी नहीं दे पा रहा था। इस समय जानवी ना जाने कितने गर्म कपड़े पहने और मोटी शॉल लपेटे खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर का सन्नाटा और गिरती बर्फ उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वह खुद को पूरी तरह मुश्किल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। फोन की सर्विस पूरी तरह ठप थी। वह अपनी कंपनी की तरफ से शिमला आई हुई थी। पेशे से वह एक आर्किटेक्ट थी और यहाँ एक बिल्डिंग का नक्शा तैयार करने के लिए आई थी। उसका इरादा था कि अपनी मौजूदगी में ही काम शुरू करवाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए उसका बॉस नहीं आया था और सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह अपने हिस्से का काम तो पूरा कर चुकी थी, लेकिन अब उसे वापस लौटना था। बर्फबारी ने जैसे सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पूरे 24 घंटे हो चुके थे, मगर वह अपनी मां से संपर्क नहीं कर पाई थी, क्योंकि फोन की सर्विस बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। इस भयानक बर्फबारी में हर कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। अब उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि क्या करे, अपनी माँ से कैसे संपर्क करे। उन्हें उलझनों के बीच अचानक उसके होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जानवी चौंक गई। रात के 1 बजे उसके कमरे के दरवाजे पर कौन आ सकता था? थोड़ी झिझक और डर के साथ उसने दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, करीब 3 साल का। वह बच्चा सर्दी से पूरी तरह कांप रहा था। वह नौजवान बेहद परेशान लग रहा था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, देखिए मैडम, मैं इस बर्फबारी में पूरी तरह फंस गया हूँ। मेरी गाड़ी बर्फ में धंस चुकी है। बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बच्चे की जान बचाकर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मुझे किसी भी होटल में कमरा नहीं मिल रहा है। इस होटल में भी कोई कमरा खाली नहीं है। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर भारी आवाज में बोला,
मैं तो बाहर किसी तरह रात गुजार सकता हूं, लेकिन मेरा बच्चा। इस सर्दी में इतना कहकर वह फिर चुप हो गया। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बस अपने बच्चे की चिंता है, प्लीज क्या आप इसे अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए रख सकती हैं? मैंने और लोगों से भी बहुत रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। जानवी की नजर बच्चे पर टिक गई। उस मासूम का रंग ठंड के मारे नीला पड़ रहा था। जानवी ने बिना एक पल गवाए तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वह बोली, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने पास सुला लेती हूँ। सचिन ने झिझकते हुए अपना बेटा जानवी को सौंप दिया। जाते जाते वह बोला, आप प्लीज दरवाजा बंद मत कीजिएगा, मैं बस अपने बेटे को देखने आता रहूंगा। वह बहुत छोटा है और मैं उसे इस भयानक बर्फबारी में लेकर भागता रहा हूं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इतना कहकर सचिन वहां से चला गया। बच्चा सर्दी से पूरी तरह कांप रहा था। उसके होठ नीले पड़ने लगे थे और वह आधी नींद में था। ठंड की वजह से उसके गाल भी पूरी तरह लाल हो चुके थे। जानवी का दिल ये देखकर पसीज गया। उसने जल्दी से बच्चे को रजाई में लिटाया, लेकिन वह अब भी कांप रहा था। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस कड़ाके की ठंड से कैसे बचाए। थोड़ी देर सोचने के बाद वह खुद भी उसके पास लेट गई और उस 3 साल के बच्चे को अपने सीने से लपेट लिया। पता नहीं उसकी माँ कहाँ थी। जिस तरह बर्फबारी ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, बहुत सी गाड़ियां रास्तों में ही फंसी हुई थी, ना आगे जा सकती थी ना पीछे लौट सकती थी। ना जाने वह आदमी अपने बच्चे को कहां कहां से लेकर यहां तक पहुंचा था। धीरे धीरे बच्चा जानवी से लिपटकर सो गया। फिर भी जानवी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बर्फ के टुकड़े को अपने सीने से लगा रखा हो। उसने बच्चे को और कसकर अपने पास कर लिया। कुछ देर बाद बच्चे का शरीर सामान्य होने लगा और वह गहरी नींद में चला गया। उधर सचिन ठंड में बाहर बैठा हुआ था। होटल के बाहर और भी कई लोग मजबूरी में बैठे थे। उसे ना तो होटल में कमरा मिला था, ना ही रात गुजारने की कोई ठीक जगह। उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन अपने 3 साल के बेटे की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हालांकि उसने अपने बेटे को एक अनजान लड़की के भरोसे छोड़ दिया था, फिर भी उसके मन को चैन नहीं मिल रहा था। पता नहीं वह उसे ठीक से कंबल ओढ़ा रही होगी या नहीं। कहीं बच्चे को और ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही होगी। लड़की ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, ना ही वह शादीशुदा प्रतीत होती थी। वह कमरे में बिल्कुल अकेली थी। कहीं वह उसके बच्चे के साथ अनजाने में कोई लापरवाही ना कर दे। ये सोचकर उसका दिल घबराने लगा। उसकी जान तो उसी बच्चे में बसती थी। इसी वजह से सैकड़ों तरह के डर उसे सताने लगे। जब उससे रहा नहीं गया तो वह सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर आ गया, जहां जानवी का कमरा था। उसने बहुत धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया और वह बिना आवाज किए अंदर चला आया। अंदर का दृश्य देखकर वह ठिठक गया। आरव बिल्कुल जानवी से लिपटा हुआ था और जानवी भी उसे अपने सीने से लगाए हुए थी। उसके गुलाबी होठ आरव के माथे से लगे हुए थे। जैसे ही सचिन की नजर आरव के हाथों पर पड़ी, उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। बच्चे के छोटे छोटे हाथ जानवी की गर्दन के पास टिके हुए थे। शायद वह अपनी मां के स्पर्श को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, या फिर इस लड़की को ही अपनी मां समझ बैठा था। अपने बेटे को यूं सुरक्षित और सुकून से सोता देखकर सचिन को कुछ राहत मिली। वह चुपचाप बाहर जाने ही वाला था कि उसकी नजर जानवी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों पर पड़ गई और वह वहीं रुक गया। वह गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन बार बार अपने खुले बालों में उलझ भी रही थी। नींद में भी वह किसी अनजानी बेचैनी से जूझ रही थी। उसके दोनों हाथ आरव के कमर पर टिके हुए थे, जैसे वह उसे खुद से अलग ही नहीं होने देना चाहती हो। वह उसे पूरी तरह अपने सीने से लगाए हुए थी। बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे और नींद में ही उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। सचिन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सांस तक रोक ली थी ताकि कोई आवाज ना हो जाए। बड़ी सावधानी से उसने उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया। उसकी गोरी त्वचा पर जब सुनहरे बालों की वह लट अलग हुई तो एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन मानो थम सी गई। उस खून भरे चेहरे को देखकर वह कुछ सेकंड तक वहीं ठिठका रह गया। फिर जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वह घबराकर तुरंत पीछे हट गया।
आरव बिल्कुल जानवी से चिपका हुआ था, लेकिन अब भी ऊँघ रहा था, जैसे उसे उसके पास अजीब सा आराम और सुरक्षा मिल रही हो। सचिन ने धीरे से अपने हाथ का पिछला हिस्सा आरव के माथे पर रखा। बच्चा बुखार से तप रहा था। ये महसूस करते ही सचिन का दिल बैठ सा गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। जानवी बेखबर सो रही थी। वह उसकी मां तो नहीं थी कि बच्चे की हल्की सी हरकत पर उसकी आंख खुल जाए, लेकिन सचिन तो उसका बाप था। अपने बेटे की तकलीफ देखकर वह भीतर ही भीतर तड़प उठा। जैसे ही उसने अपने बेटे के चेहरे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जानवी ने नींद में ही आरव को और कसकर अपने करीब खींच लिया। उसी पल सचिन का हाथ अनजाने में उसके सीने से जा टकराया। जानवी की आंख तुरंत खुल गई। तब तक सचिन झट से अपना हाथ पीछे खींच चुका था। कमरे में सचिन को यूं देखकर जानवी को एक पल के लिए हैरानी हो गई। वह फौरन उठकर बैठ गई। दूसरी ओर सचिन बुरी तरह घबराया हुआ था। वह तो यही सोचकर आया था कि चुपचाप अपने बेटे को देखेगा और चला जाएगा, बिना किसी को पता चले, लेकिन अब वह जाग चुकी थी। जानवी ने उलझन भरी आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सचिन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, मैं बस आरव को देखने आया था, उसे बुखार है। जानवी ने जैसे ही आरव के माथे पर हाथ रखा, उसे भी महसूस हो गया कि बच्चा वाकई ही बहुत गर्म था। वह बिना देर किए बोली, आप परेशान मत होइए, मैं इसे दवा दे देती हूँ। ये सुनते ही सचिन बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। सुबह जब आरव की आंख खुली तो वह डैडी डैडी कहते हुए आवाज लगाने लगा। उसका बुखार अब कुछ कम हो चुका था। बच्चे को इस हालत में देखकर जानवी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, उसका पिता आखिर गया कहाँ था? कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जानवी ने दरवाजा खोला तो सामने सचिन खड़ा था। उसके हाथ में कुछ बिस्किट थे, साथ में हल्का सा नाश्ता और एक हाथ में चाय के 2 कप। ठंड की वजह से उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वह बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी रात मेरे बेटे का ख्याल रखा और ना जाने कहां से उसके लिए दवा भी ले आई। जानवी चाय का कप थामते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप बैठिए। सचिन ने कहा, ये लीजिए, मैं सुबह 1-2 और होटल में गया था, लेकिन कहीं भी मुझे कमरा नहीं मिला। जानवी ने सहजता से कहा, जब तक आपको कमरा नहीं मिल जाता आप इसी कमरे में आ जाया करें। सचिन ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपका यही बहुत बड़ा एहसान है कि आप मेरे बेटे को अपने पास रख रही हैं और उसका इतना ध्यान रख रही हैं। मैं किसी तरह अपना इंतजाम कर लूंगा। फिर उसने हल्की झिझक के साथ पूछा, क्या आप यहाँ अकेली आई हैं? जानवी ने बताया कि वह नौकरी करती है और यहाँ उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। जैसे ही बर्फबारी की वजह से बंद रास्ते खुलेंगे वह वापिस चली जाएगी। कुछ पल की खामोशी के बाद जानवी ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, आपकी बीवी कहाँ है? इतने छोटे बच्चे को लेकर आप यहाँ अकेले क्यों आए और फिर यहाँ आकर बुरी तरह फंस भी गए? सचिन ने कुछ पल चुप रहने के बाद धीमी आवाज में कहा, वह अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। फिर खुद को संभालते हुए वह बोला, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। मेरी गाड़ी पूरी तरह बर्फ में धंस चुकी है। मैं अपने बेटे को किसी तरह गाड़ी से निकालकर यहाँ तक कैसे लाया हूँ ये मैं ही जानता हूँ। उसकी आंखों में थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। यहाँ तो कोई पानी तक पूछने को तैयार नहीं था। मैंने कितने ही लोगों से विनती की, लेकिन सिर्फ आपने मेरे बेटे को अपने पास रखा। आप वाकई ही बहुत अच्छी हैं जानवी। जानवी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपका बेटा वाकई ही बहुत प्यारा है। अब आरव काफी हद तक ठीक हो चुका था। वह मासूम सी नजरों से कभी सचिन को देखता तो कभी जानवी को। वह अब भी सचिन की गोद में बैठा था और उसके चेहरे पर सुकून झलक रहा था। थोड़ी देर बाद जानवी ने कहा, बस मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान हूँ। अभी तक उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। खबरें तो फैल चुकी होंगी कि शिमला के हालात कितने खराब हैं। वह जरूर बहुत घबरा रही होंगी। सचिन ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ ये तो है। फोन की सर्विस भी पूरी तरह बंद है। कुछ पता नहीं कब हालात सुधरेंगे।
भगवान करे सब ठीक हो जाए ताकि हम यहाँ से निकल सकें। इन शब्दों के साथ ही सचिन खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। पिछली रात वह होटल के बाहर ही बैठा रहा था। बाहर कुछ बेंच लगी हुई थी और सामने एक छोटा सा बगीचा था। वो इस समय पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। उसने उसी बेंच पर अपना बैग रखकर उसे तकिया बनाया था और थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की। तभी उसकी नजर जानवी पर पड़ी जो बाहर आ चुकी थी। वह अपने फोन पर बार बार कह रही थी, हेलो हेलो मम्मी, आपको मेरी आवाज आ रही है। वह लगातार फोन के सिग्नल देख रही थी। शायद अब कहीं कहीं हल्के सिग्नल्स आने लगे थे। जिस दिशा में सिग्नल मिल रहे थे वह उसी ओर तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। शायद आरव सो रहा था, इसलिए वह बाहर आई थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। वह बार बार कोशिश कर रही थी और उसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी जहाँ सिग्नल थोड़े बेहतर लग रहे थे। इस वक्त होटल के बाहर कोई और मौजूद नहीं था सिवाय बेंच पर लेटे सचिन के। जानवी तेजी से चलते हुए लगभग 35 कदम आगे निकल चुकी थी कि अचानक तेज हवा चलने लगी। उसी पल पेड़ के ऊपर से बर्फ का कोई भारी ढेर या पता नहीं क्या धड़ाम से वहीं आ गिरा जहां जानवी खड़ी थी। नीचे बर्फ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया। देखते ही देखते जानवी उस गड्ढे के अंदर चली गई। उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। सचिन ने यह सब देखा तो जैसे उसे बिजली का झटका लग गया। वह बदहवास सा दौड़ता हुआ जानवी की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक वह नीचे बर्फीले पानी में समा चुकी थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी शीशे के अंदर से चीख रही हो और पानी के तेज बहाव के साथ आगे बढ़ती जा रही हो। ये सब देखकर सचिन की रूह तक कांप गई। वह बर्फीला पानी था जिसके भीतर जानवी गिरी थी। ठंड इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही पलों में इंसान की जान जा सकती थी। सचिन बार बार बर्फ के टुकड़ों को तोड़कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे लगातार दूर ले जा रहा था। हर गुजरता पल उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। सचिन पूरी तरह हताश हो चुका था, लेकिन हार मानना उसके बस में नहीं था। वह तेजी से आगे की ओर भागा। वहां जमा बर्फ के एक बड़े टुकड़े को पूरी ताकत से तोड़ दिया। जैसे ही जानवी बहते हुए उसके पास पहुंची, उसने पूरी ताकत से उसकी कलाई पकड़ ली। उसी पल उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह बेहोश हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से सचिन ने अपने दोनों हाथों से जानवी को बाहर खींचा और बर्फ पर लेटा दिया। उसका शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था और सांसें भी बेहद धीमी थी। ये दृश्य देखकर सचिन का दिल जैसे बैठ गया। वह घबराकर उसके गाल थपथपाने लगा। जानवी, जानवी, आपको क्या हो गया? प्लीज होश में आइए। लेकिन ऊपर से बर्फबारी और तेज हो चुकी थी। हवा में बर्फ के नुकीले कण चुभ रहे थे। देर करना अब खतरे से खाली नहीं था। सचिन ने तुरंत जानवी को अपनी गोद में उठाया और भागता हुआ होटल के अंदर आया। पूरा होटल सुनसान पड़ा था। रिसेप्शन भी खाली था। लगता था रिसेप्शन का लड़का भी अपनी जान बचाने के लिए अपने कमरे में जा चुका था। ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी और ये बर्फबारी अब किसी आपदा से कम नहीं लग रही थी। सचिन तेजी से जानवी को उसके कमरे में ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। पास ही आरव बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर उसे एक पल की राहत जरूर मिली, लेकिन जानवी की हालत बेहद नाजुक थी। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रगड़ना शुरू किया ताकि उसके शरीर में कुछ गर्माहट लौट सके। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। किसे मदद के लिए पुकारे, क्या करे? इस हालत में वह उसे कहां लेकर जाए? बाहर निकलना नामुमकिन था। जानवी बिल्कुल बेजान सी पड़ी थी। उसने जल्दी से अंगीठी में लकड़ियां जलाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ और नमी की वजह से आग पकड़ ही नहीं पा रही थी। उसने जानवी पर एक के ऊपर एक रजाई डाल दी, मगर कोई खास असर नहीं दिखा। उसका उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इस वक्त वह उसकी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। सचिन कभी उसके हाथ रगड़ता, कभी उसके चेहरे को थपथपाता, लेकिन उसके होंठ लगातार नीले पड़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें किसी भी पल थम सकती हैं। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि अब और क्या करे। आखिर उसने आंखें बंद की और कांपते हाथों से जानवी के भीगे कपड़े उतार दिए। सामने रखे बैग से उसके सूखे कपड़े निकाले और रजाई के अंदर ही अंदाजे से उसके कपड़े बदल दिए।
उसके ठंडे वजूद को छूते ही उसका दिल अजीब सा हो उठा। वह खुद भी पसीने से भीग चुका था। वह लड़की उसकी कोई नहीं थी, बेहोश थी और बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने जल्दी से सामने रखी बिजली की केतली में पानी गर्म किया और चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी उसके होठों से लगाने लगा। शायद इससे उसकी हालत कुछ सुधर जाए। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उसने एक पल भी देर नहीं की। सचिन ने अपनी कमीज उतार कर एक तरफ रख दी और जानवी की रजाई में घुस गया। उसने उसे अपने घेरे में कसकर ले लिया और अपने शरीर की पूरी गर्मी उसे देने लगा। वह लगातार 15 मिनट तक उसके शरीर को गर्मी पहुंचाने की कोशिश करता रहा। अब लगने लगा था कि उसकी सांसें पहले से बेहतर चल रही हैं और उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। हालांकि वह अब भी बेहोश थी, लेकिन उसकी हालत स्थिर होती दिख रही थी। उसे देखकर सचिन के भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई। उसकी नजदीकी में रहते हुए उसे खुद ही पता नहीं चला कि कब उसे बचाने की कोशिश करते करते वह अपनी सीमाओं से आगे बढ़ता चला गया। न दिल उसे छोड़ने को तैयार था और न ही दिमाग वक्त पर उसे रोक पाया। वह इस अनजान लड़की के प्रति खिंचता चला गया, जैसे किसी पल का जादू उसे अपने वश में ले रहा हो। जानवी अब भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें ठीक चल रही थी। वह हल्का सा हिल भी रही थी। हालांकि होश अब भी दूर था। उसकी धड़कनें सचिन के सीने के पास महसूस हो रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की गवाही दे रही हूं। लेकिन जैसे ही सचिन की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, जहां तकलीफ और बेहोशी के साफ निशान थे, वह एक झटके में अपने होश में आ गया। उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर बैठा है। वह तुरंत जानवी से दूर हटा और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। वह अब भी बेहोश थी, मगर उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह जल्द ही होश में आ जाएगी। जो कुछ भी वह उससे बचाते बचाते कर चुका था, उसका एहसास उसकी रूह तक को कंपा देने वाला था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। पूरी रात बर्फबारी होती रही थी, लेकिन अब वह थम चुकी थी। सचिन के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये उसने क्या कर दिया? अगर जानवी को सब कुछ पता चल गया तो वह क्या जवाब देगा? जब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, तब उसी लड़की ने उसके बेटे को संभाला था, उसे पनाह दी थी, और बदले में उसने ये सोचकर उसे खुद से नफरत होने लगी। शर्म से उसका सिर झुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जानवी का सामना कैसे करेगा। वह काफी देर तक बाहर खड़ा रहा, सिगरेट पीते हुए खुद को कोसता रहा। इन नाजुक हालात में उसे खुद पर पूरा काबू रखना चाहिए था। वह क्यों बहक गया? क्यों उस पल अपने आप को रोक नहीं पाया? धीरे धीरे दिन निकल आया। 4 दिनों बाद शिमला के लोगों ने सूरज की रोशनी देखी। साथ ही ये खुशखबरी भी मिली कि अब और बर्फबारी नहीं होगी और रास्तों को साफ किया जा रहा था। ये खबर सुनकर भी सचिन के मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। वह यही सोचता रहा, काश ये सब एक दिन पहले हो गया होता, या फिर काश जानवी के साथ वो सब कुछ ना हुआ होता जो उससे हो गया। लेकिन अब सब हो चुका था। वह कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर अचानक उसे आरव का ख्याल आया। अपने बेटे की मासूमियत याद आते ही उसने फैसला किया कि वह जानवी से माफी मांगेगा। अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो वह उससे शादी करने को भी तैयार था, और अगर वह उसे बुरा भला कहेगी तो वह सब सुन लेगा, क्योंकि वह इसका हकदार था। हिम्मत जुटाकर जब वह कमरे में गया तो देखा कि जानवी और आरव दोनों जाग चुके थे। आरव बिस्तर पर बैठा था और जानवी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उलझन और दर्द साफ नजर आ रहा था। सचिन को देखते ही जानवी ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? वह बार बार अपना सर पकड़ रही थी। फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे याद है, मैं शायद गिर गई थी। मैंने आपको देखा था, आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये कहते कहते वह फिर से अपना सर पकड़ने लगी। यह सुनकर सचिन की तो जैसे जान में जान आ गई। उसके दिल पर रखा भारी बोझ कुछ पल के लिए हल्का हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जानवी को क्या क्या याद आया होगा और क्या नहीं। तभी जानवी ने खुद ही कहा, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। सचिन ने तुरंत संभलते हुए कहा, हाँ, आप बेहोश हो गई थी, इसलिए आपको कुछ याद नहीं होगा। उसी वक्त आरव भी जाग गया और जानवी उससे बातों में लग गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से आरव के सर पर हाथ फेरते हुए सचिन से कहा, आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है।
और आप भी बहुत अच्छे हैं। फिर उसने नम आंखों से कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी। इस बात से सचिन को साफ समझ आ गया कि उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था, ना वो हादसा, ना वो दर्द, और ना ही वह सब कुछ जो रात भर हुआ था। जानवी ने अचानक सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सचिन का दिल जोर से धड़क उठा। वह बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह हिम्मत जुटा रहा था कि सच जानवी को बता दे। जो भी सजा वह देगी वह उसे मंजूर होगी, क्योंकि वह खुद को उसका अपराधी मान चुका था। लेकिन इससे पहले कि सचिन कुछ और कह पाता, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, होटल के कुछ कर्मचारी बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा कि जानवी जी, रास्ता साफ हो गया है, आप 15 मिनट में पैकिंग कर लीजिए, हम लोग निकलेंगे। ये सुनते ही जानवी के चेहरे पर राहत आ गई। सच शुक्र है भगवान का, कहते हुए वह फौरन खड़ी हो गई। सचिन, जो अब तक सच बोलने की हिम्मत बटोर रहा था, चुप रह गया। जानवी अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखने लगी। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके कपड़े बदले जा चुके थे, बल्कि वह खुद भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह बोली, शुक्र है रास्ता खुल गया। सचिन ने हल्की सी आवाज में पूछा, आप किस शहर से आई हैं? जानवी ने जवाब दिया, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अब बस घर जाऊंगी और अपनी नौकरी को अलविदा कह दूंगी। सचिन ने चौंक कर पूछा, क्यों? जानवी बोली, क्योंकि अगले महीने मेरी शादी है और मेरा मंगेतर इस मामले में बहुत ही कंजर्वेटिव है। कहता है शादी के बाद नौकरी नहीं करने देगा। ये सुनते ही सचिन के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने बस औपचारिक रूप से अपनी कंपनी का नाम बता दिया। इसके बाद जानवी ने कहा, आप जब तक यहाँ हैं इस कमरे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं नीचे काउंटर पर बता दूंगी। ये कहकर वह चली गई। सचिन के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वह वहीं खड़ा सोचता रहा कि जो कुछ उनके बीच हुआ, क्या उसे एक सपना समझकर भूल जाना चाहिए या फिर उस लड़की को सच्चाई बता दे। खैर, वह आरव को लेकर अपनी गाड़ी के पास चला गया। गाड़ी से बर्फ हट चुकी थी, रास्ते भी काफी हद तक साफ हो चुके थे, इसलिए वह अपने घर लौट आया। लेकिन उसकी बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बेचैन क्यों है। बार बार उसकी आंखों के सामने जानवी का चेहरा आ जाता, उसके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते, उसकी सांसों की खुशबू उसे अपनी सांसों में महसूस होने लगती, अपने भीतर उसे उसकी धड़कनें सुनाई देने लगती। क्या कुछ नहीं हुआ था उस रात? उसकी नजदीकी में खोकर वह ये भूल गया था कि वह उसकी कोई नहीं थी, एक अनजान लड़की। अपनी गर्मी देने के चक्कर में उसने उसका क्या कुछ छीन लिया था। अब जब भी उसकी हालत ऐसी होती, वह बेचैनी में उठकर बैठ जाता, उसकी सांसें बुरी तरह तेज चलने लगती। वह लड़की एक ही रात में सचिन का चैन चुरा ले गई थी। उसके मन में अपने किए को लेकर इतना गहरा अफसोस था कि उसे शब्दों में बयां करना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। यही वजह थी कि वह खुद को संभालते हुए अहमदाबाद चला गया। उसने उसकी कंपनी में जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि वह नौकरी छोड़कर जा चुकी है। वहां से बड़ी मुश्किल से उसने उसका पता हासिल किया। दिल में हजारों सवाल और डर लिए वह उसके घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने घर देखा उसके कदम वहीं ठिठक गए। पूरा घर बिजली की लड़ियों और रोशनी से सजा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि उसकी शादी है। ये सुनते ही सचिन बिल्कुल चुप हो गया। उसके भीतर कुछ टूट सा गया। वह कैसे उसे सच्चाई बताता और वह क्यों उसे माफ करती? जो जाति वह अनजाने में कर बैठा था, उसके बदले में क्या वह उससे शादी कर सकती थी, उसे अपना सकती थी? जो कुछ उसने किया था वह माफी के काबिल तो नहीं था। बेशक उसकी नीयत खराब नहीं थी, वह तो सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता था, लेकिन जिस कदर वह उसके करीब आ गया था, बेखुदी उस पर इस तरह हावी हो चुकी थी कि उसे होश ही नहीं रहा। और जब होश आया तब तक पछतावे की आग उसके अंदर धधकने लगी थी। वह वहीं से उल्टे कदमों वापस लौट आया और बस यही दुआ करता रहा कि कभी उसके पति को इस बात का पता ना चले। वापस आकर वह खुद को अपने कामों में झोंकने लगा। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। वह अपनी कंपनी में पूरी लगन से काम करता था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।
घर में हर सुविधा मौजूद थी। एक छोटा सा बंगला था जहां वह अपने बेटे के साथ रहता था। उसने अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत की थी, लेकिन उसका साथ बहुत कम समय के लिए ही मिला। शादी के कुछ ही समय बाद जब आरव पैदा हुआ था, उसी के साथ उसकी पत्नी का साथ छूट गया था। उस वक्त उसे लगा था कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। वह अपने बेटे को सीने से लगाकर घंटों रोया था। लोगों ने उसे दूसरी शादी की सलाह दी थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे की परवरिश किसी सौतेली मां के हाथों हो। उसे डर था कि कहीं भगवान के दिए इस तोहफे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए। इसी वजह से उसने दूसरी शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसकी माँ का भी 1 साल पहले देहांत हो चुका था। माँ के दिल में यही उम्मीद थी कि काश सचिन दोबारा से अपना घर बसा ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। जब सचिन ऑफिस जाता तो कई बार आरव को भी अपने साथ ले जाता। कभी उसे अपने ऑफिस में अपने पास बिठा लेता, कभी मजबूरी से घर पर नौकरों के पास छोड़ देता, लेकिन आरव उससे बिछुड़कर ज्यादा देर तक नहीं रह पाता था। जब सचिन ऑफिस में होता तो वह बार बार घर फोन करता। कभी पूछता, आरव रो तो नहीं रहा, मुझे याद तो नहीं कर रहा। कई बार बिना किसी वजह के ही कॉल कर लेता, बस अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए। लेकिन अब वह एक और अजीब सी उलझन का शिकार हो चुका था। अब वह जानवी के बारे में भी सोचने लगा था। फिर उसने खुद को काम में पूरी तरह व्यस्त कर लिया। दिन भर फाइलें, मीटिंग और प्रोजेक्ट, सब कुछ उसे थकाकर सुला देने के लिए काफी होता था। लेकिन जैसे ही रात होती उसका सारा संयम टूटने लगता। आंखें बंद करते ही जानवी का चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आता। उसकी मासूमियत, उसकी घबराई हुई आंखें और वह रात, सब कुछ उसे बेचैन कर देता। वह अपनी इस हालत से खुद ही परेशान रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर क्यों वह लड़की बार बार उसके ख्यालों में आ जाती थी। शायद उसे जानवी से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह मोहब्बत ऐसी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ पछतावे और अपराध बोध से भरी हुई थी। खैर, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 1 साल बीत गया। उसने खुद को पहले से भी ज्यादा काम में झुका दिया था। आरव अब स्कूल जाने लगा था। उसकी जिंदगी का वही सहारा था। उसी की वजह से वह हर दिन खुद को संभाले हुए था। इसी बीच उसकी कंपनी में काम कर रहा आर्किटेक्ट नौकरी छोड़कर चला गया। उसे तुरंत एक नए आर्किटेक्ट की जरूरत थी। उसने कई लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। एक के बाद एक सभी इंटरव्यू के लिए गए। जब आखिरी लड़की उसके ऑफिस में दाखिल हुई, मे आई कम इन सर, जैसे ही वह लड़की सामने आई, दोनों एक दूसरे को देखकर पत्थर के हो गए। वक्त जैसे वहीं थम गया। वह कोई और नहीं बल्कि जानवी थी। उसकी आंखों में सचिन के लिए नफरत साफ झलक रही थी। ऐसी नफरत जिसमें साल भर का दर्द, अपमान और टूटन छुपी हुई थी। जानवी को देखते ही सचिन हैरानी से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, जानवी। ये सुनते ही जानवी ने गुस्से में ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। वह तेज कदमों से उसके पास आई और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में सिर्फ आग थी। वह चीखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें कभी इस तरह दोबारा देखूंगी। सचिन के होश उड़ चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि 1 साल बाद जानवी से उसकी मुलाकात इस तरह होगी और वह उसकी सच्चाई जान चुकी होगी। वह हकलाते हुए बोला, जानवी मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। जानवी ने उसे पूरी ताकत से मारा था। अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बोली, तुम कौन होते हो मुझे बर्बाद करने वाले? तुमने मेरी जिंदगी को एक सजा बना दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जानवी ने उसका गरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, मेरी गलती क्या थी कि मैंने उस वक्त तुम्हारे बेटे को सहारा दिया जब कोई भी उसे अपने कमरे में सुलाने को तैयार नहीं था? क्या इसी बात की सजा दी थी तुमने मुझे? बताओ ना, क्यों किया था तुमने मेरे साथ ये सब? वह बुरी तरह रो रही थी। जैसे ही सचिन ने उसके दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। सचिन लड़खड़ाकर अपनी कुर्सी पर जा बैठा। जानवी चिल्लाई, मुझे नफरत है तुमसे, मैं नफरत करती हूँ तुमसे
और तुम्हारे उस बच्चे से भी जो तुम्हारे गुनाह की निशानी है। ये कहकर वह ऑफिस से बाहर निकल गई और सचिन के सर पर तो जैसे बम फट गया था। इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी और वह मेरे बच्चे की माँ है। ओ माय गॉड। वह फौरन अपनी कुर्सी से उठा और लगभग भागते हुए ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। उसे डर था कि कहीं जानवी तब तक जान आ चुकी हो। वह तेजी से बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे पहुंचा। तभी उसने देखा जानवी एक ऑटो में बैठ चुकी थी। सचिन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही ऑटो आगे बढ़ गया। उसका दिल बैठ सा गया। उसने बिना देर किए पीछे से आ रहे एक और ऑटो को रोका और हांफते हुए बोला, प्लीज जल्दी चलो, आगे जा रहे ऑटो का पीछा करो। ऑटो वाला उसकी बेचैनी समझ गया और उसी दिशा में ऑटो बढ़ा दिया। कुछ ही देर में दोनों ऑटो एक अपार्टमेंट के सामने रुके। जानवी रोती हुई ऑटो से उतरी। उसने किराया दिया और तेज कदमों से अंदर चली गई। सचिन भी उतरकर उसके पीछे पीछे गया। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर रुकी और एक फ्लैट के सामने जाकर रुक गई। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर जाने लगी, सचिन तेजी से आगे बढ़ा और बोला, जानवी प्लीज मेरी बात सुन लो। जानवी ने बिना पीछे देखे कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वह लगातार डोरबेल बजा रही थी। कुछ ही पल में दरवाजा खुला। उसकी मां सामने खड़ी थी। जानवी के साथ एक अजनबी नौजवान को देखकर वह चौंक गई। बेटा ये कौन है? उन्होंने हैरानी से पूछा। जानवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई। सचिन वहीं खड़ा रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अपना परिचय कैसे दे। ये कहे कि वह उनकी बेटी का कसूरवार है, उसका गुनहगार है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जानवी वापस आई। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, महज 2 महीने का। उसने वह बच्चा सीधा सचिन की गोद में डाल दिया। उसकी आंखों में नफरत और दर्द दोनों थे। संभालो अपना गुनाह, वह कांपती आवाज में बोली, और चले जाओ यहां से। ये सुनते ही उसकी मां के चेहरे का रंग उड़ गया। जानवी अंदर चली गई। बच्चे को देखते ही सचिन की सांसें अटक गई। उसे लगा जैसे वह खुद को देख रहा हो। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा, बिल्कुल उसका ही दूसरा रूप। उसके हाथ कांपने लगे। जानवी की मां ने सचिन को नफरत भरी नजरों से देखा और बोली, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? तुम्हें पता है हमने कितनी बदनामी झेली है? क्या तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं हुआ? सचिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमे स्वर में बोला, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूं? उसकी मां तड़प कर बोली, अब बात करने के लिए क्या बचा है? तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। उसका रिश्ता टूट गया। उसकी बारात वापिस चली गई। उसे बदनामी से बचने के लिए शहर छोड़ना पड़ा। मेरी बेटी दर दर की ठोकरें खाती रही। उसने तुम्हारे इस गुनाह को खत्म करना भी चाहा, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। हमें किन हालात से गुजरना पड़ा है तुम्हें इसका अंदाजा भी है? उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सचिन का दिल फटने को हो रहा था। वह सोच रहा था, अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि उसकी वजह से जानवी की जिंदगी इस कदर बर्बाद हो जाएगी, तो वह कभी अहमदाबाद लौटकर ही नहीं आता। वह कांपती आवाज में बोला, अगर आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूं, तो वह जो भी सजा देगी मैं भुगतने को तैयार हूं। अगर वह मुझे मौत की सजा भी दे दे तो भी मुझे मंजूर है। ये कहते हुए उसकी आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। जानवी की मां ने कुछ पल सोचने के बाद सचिन को अंदर आने का इशारा किया। वह भारी मन से अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। सचिन ने नजरें झुकाए हुए धीमी आवाज में एक एक करके उस रात की पूरी सच्चाई जानवी की मां को बता दी। उसने बताया कि अगर उस रात वह जानवी के पास ना होता तो शायद वह जिंदा ना बचती। उसने जो कुछ भी किया वह किसी गलत नियत से नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने की मजबूरी में किया था। ठंड, बर्फ और बेहोशी की हालत में उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सचिन की बात सुनकर जानवी की मां काफी देर तक चुप बैठी रही। उनके चेहरे पर बीते दिनों का दर्द साफ झलक रहा था। कुछ पल बाद वह भारी स्वर में बोली, शादी से कुछ दिन पहले जानवी की तबीयत अचानक खराब होने लगी थी। जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो जो कुछ उस डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। उनकी आंखें भर आई। मैंने अपनी बेटी को बहुत मारा, बहुत डांटा कि सच बताओ ये गुनाह कैसे हुआ।
लेकिन वह रो रो कर यही कहती रही कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर झूठ बोल रही है। उन्होंने आगे बताया, मैंने कई अस्पतालों में उसकी जांच करवाई लेकिन हर जगह रिपोर्ट एक जैसी ही आई। जब उसने कसम खाई तब मुझे उस पर यकीन हुआ, लेकिन उसे खुद भी कुछ याद नहीं था कि उसके साथ ऐसा कब और कैसे हुआ। तुम तो उसके ख्याल में भी नहीं थे। जानवी की मां की आवाज कांपने लगी। शादी से एक दिन पहले उसका मंगेतर उसे अस्पताल में देख बैठा। उसने उसी लेडी डॉक्टर से पूछ लिया कि जानवी वहां क्यों आई है। हम तो इस बच्चे को गिरवाना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। उधर उसका मंगेतर भी सच्चाई जान चुका था। उसी दिन उसने बारात लाने से मना कर दिया और चला गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहल्ले में हमारी बदनामी होने लगी। इसी डर से हमने वह शहर छोड़ दिया और यहाँ आ गए। हम इस बच्चे को गिराना चाहते थे लेकिन शायद इसकी किस्मत में दुनिया में आना लिखा था। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन जब से ये बच्चा पैदा हुआ है जानवी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। इसे तो सिर्फ मैं ही पाल रही हूँ। आज वह इंटरव्यू पर गई थी क्योंकि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह सब खत्म हो चुकी थी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर उन्होंने सचिन की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, अब तुम अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ। सचिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह तुरंत बोला, मैं जानवी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी वजह से उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आकर रुकी है तो मैं ही उसे इज्जत भी दूंगा और खुशियां भी। ये सुनकर उसकी मां कुछ देर तक सचिन को देखती रही, मानो उसके इरादे को परख रही हो। सचिन ने फिर कहा, मैंने जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया, बस जानवी की जान बचाने के चक्कर में और पता नहीं कैसे मैं बहक गया। आप प्लीज जानवी को शादी के लिए राजी कीजिए। मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा, उसे जरा सी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसने जो कुछ सहा है मैं उसका हर्जाना देने को तैयार हूँ। उसकी मां ने गहरी सांस ली। मैं जानवी से बात करूंगी, लेकिन शायद जानवी अंदर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। तभी दरवाजा खुला और वह बाहर आ गई। उसकी आंखों में नफरत और दर्द साफ झलक रहा था। वह चीखती हुई बोली, मुझे इस आदमी की शक्ल से भी नफरत है। इसकी झूठी कहानी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसके साथ शादी नहीं करूंगी। इसे कहो कि यहां से अपना बच्चा लेकर चला जाए। सचिन आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया और भारी आवाज में बोला, अगर तुम्हें सजा देनी है तो मैं तैयार हूं सजा भुगतने के लिए, लेकिन भगवान के लिए खुद को सजा मत दो। मैं तुम्हें इज्जत देने को तैयार हूं, प्लीज शादी से इनकार मत करो। लेकिन उसने बिना कुछ सुने दरवाजा बंद कर दिया। वह बार बार दरवाजा बजाता रहा। उसकी आवाज में जिद भी थी और पछतावे की कांप भी। मैं फिर आऊंगा, वह बोला, और तब तक आता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। इसके बाद वह अपने छोटे बेटे को लेकर वहां से लौट आया। रास्ते भर उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। उसे अपने आप पर नए सिरे से अफसोस होने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से किसी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका इरादा कभी गलत नहीं था, लेकिन हालात ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां हर रास्ता दर्द से होकर गुजरता था। आरव ने मासूमियत से पूछा, डैड ये कौन है? सचिन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, तुम्हारा भाई। अगले दिन जब वह फिर जानवी के घर पहुंचा तो दरवाजा जानवी की मां ने खोला। उनके चेहरे पर थकान भी थी और मजबूरी भी। वह बोली, मैंने बड़ी मुश्किल से कस्में और वादे देकर अपनी बेटी को राजी किया है। मैं नहीं चाहती कि अब और समय बर्बाद हो। तुम आधे घंटे के अंदर अंदर शादी का इंतजाम करो। आधे घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल सादगी से सचिन और जानवी की शादी हो गई। जानवी बाहर आई तो उसने एक साधारण सा जोड़ा पहना हुआ था। ना कोई मेकअप, ना कोई सजावट, जैसे वह इस शादी में शामिल नहीं बल्कि किसी सजा को निभाने आई हो। जैसे ही सचिन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने झटके से उसका हाथ झटक दिया। सचिन बस गहरी सांस लेकर रह गया। वह आगे चल पड़ा, आंखों से आंसू बहते हुए। जानवी उसके पीछे पीछे चल रही थी। नीचे गाड़ी खड़ी थी। सचिन ने उसके लिए आगे का दरवाजा खोला, लेकिन वह चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। पूरा सफर भारी खामोशी में बीता। जब सचिन के बंगले का दरवाजा खुला और गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो जानवी बिना कुछ कहे नीचे उतर गई। चौकीदार और नौकर उसे देखकर हैरान रह गए। साहब जी, ये कौन है?
कोई मेहमान है क्या? सचिन ने शांत स्वर में कहा। नहीं, ये मेरी बीवी है। नौकर हैरानी से कभी सचिन को देखते, कभी जानवी को। अंदर लाउंज में पहुंचते ही सचिन ने देखा नौकरानी छोटे बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। आरव अपने खिलौनों में मगन था। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, डैड डैड कहता हुआ दौड़कर उससे लिपट गया। सचिन ने उसे प्यार से गोद में उठा लिया। आरव ने फिर पूछा, डैड ये कौन है? सचिन ने कहा, तुम्हारी मम्मी है। आरव खुशी से उछल पड़ा। वाह, मेरी मम्मी भी आ गई। हमारी फैमिली तो कंप्लीट हो गई। लेकिन जानवी ने आरव को नफरत से देखा। उसकी आंखों में कोई ममता नहीं थी, सिर्फ जमी हुई कड़वाहट थी। फिर उसने सचिन की तरफ देखते हुए पूछा, मेरा कमरा कौन सा है? सचिन ने अपने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वह बिना कुछ कहे खामोशी से वहां चली गई। नौकरानी ने हैरानी से पूछा, ये लड़की कौन है? सचिन ने कहा, मेरी बीवी है, अभी अभी शादी हुई है। नौकरानी खुश हो गई। अरे साहब, इतनी सादगी से शादी कर लिया आपने। हमें बताया होता तो मैडम जी को अच्छे से तैयार कर देती। सचिन ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर उसने छोटे बेटे को गोद में उठा लिया। नौकरानी बोली, ये तो सो गया है। सचिन ने कहा, हाँ ये सो चुका है। मैं इसे कमरे में पालने में लिटा देता हूँ, आप आरव को खाना खिला देना। वह कहने लगी, ठीक है साहब जी, मैं इसे खाना खिलाकर फिर चली जाऊंगी। और वैसे भी अब तो आपकी बीवी आ गई है, इसलिए मैं रात देर तक यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे रात को जल्दी जाना होता है। सचिन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब आरव को खाना खिला दो। ये कहते हुए जैसे ही वह कमरे में आया, जानवी उसे देखकर तुरंत बिस्तर से खड़ी हो गई। वह अपने आंसू पोंछ रही थी। इससे पहले कि सचिन कुछ कहता, जानवी तेज लहजे में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों आए हैं? सचिन ने संयम रखते हुए कहा, जानवी ये हम दोनों का कमरा है। जानवी ने कटु स्वर में कहा, मुझे एक अलग कमरा चाहिए जहां मैं अकेली रह सकूं। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ की वजह से की है, बदनामी से बचने के लिए की है। मुझे आपसे नफरत है और आपके बच्चों से भी। ये मत समझिएगा कि मैं आपकी बीवी बनकर इस घर में रहूंगी या आपके बच्चों की माँ बनूंगी। आपने कहा था ना कि आपको सजा चाहिए, तो ये है आपकी सजा। मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। बस मुझे वह कमरा दिखा दीजिए जहां मैं अकेली रह सकूं। वह बहुत गुस्से में थी। सचिन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। वह उसे बाहर ले आया और गेस्ट रूम की ओर इशारा करते हुए बोला, आप वहां रह सकती हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जानवी ने रूखेपन से कहा, बहुत शुक्रिया, और तेज कदमों से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आरव ने खाना खाकर कहा, डैड मुझे मम्मी के पास सोना है। सचिन ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, मम्मी बहुत थकी हुई है, आज तुम मेरे साथ सो। वैसे भी डैड को आरव के बिना नींद नहीं आती। छोटे बेटे का नाम आशु था। दोनों बच्चों को साथ लेकर सचिन अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह जानता था कि जानवी बहुत नाराज है और उसे नाराज होना भी चाहिए। उसने उसके साथ जो किया था वह कोई छोटी बात नहीं थी। एक लड़की के लिए वह बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा था कि समय के साथ जानवी का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वह न तो आरव से बात कर रही थी, न छोटे बच्चे को हाथ लगाती थी, ना ही घर के किसी काम में हाथ बटाती थी। ज्यादातर समय वह अपने कमरे में ही बंद रहती। अगर कभी आरव उसके पास चला भी जाता तो वह उसे डांट कर बाहर निकाल देती। कुछ दिन तक सचिन ने सब कुछ चुपचाप सहा, लेकिन फिर उसने जानवी से बात करने की कोशिश की। वह कई बार उससे कह चुका था, दिल से मुझे माफ कर दो, जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाओ, चाहो तो इसे आसान भी बना सकती हो। ये सोच लो कि शायद ये सब किस्मत में लिखा था। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें बचाने का था और मैंने तुम्हें बचाया भी। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई। अगर इसकी सजा देनी है तो सिर्फ मुझे दो। इन दोनों मासूम बच्चों का कोई दोष नहीं है। अगर तुम उनसे प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम नफरत तो मत करो। लेकिन जानवी ने कभी उसे कोई जवाब नहीं दिया। रात को सचिन अकेले बैठकर सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा, मन ही मन खुद को कोसता रहा। तभी उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह सिगरेट बुझाता हुआ धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ गया। जानवी अपने लिए चाय बना रही थी। सचिन चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया।
उसके खुले बालों को देखकर उसका दिल मचल उठा। शादी के बाद भी वह जैसे उसका इम्तिहान ले रही थी। पिछले 1 साल से उसने उस लड़की को दिलो जान से चाहा था। कई बार उसका मन हुआ कि उसे अपने सीने से लगा ले, लेकिन वह जानता था कि इस वक्त जानवी गुस्से में है, वह उसे छूने भी नहीं देगी। जानवी, सचिन ने उसे प्यार से पुकारा। वह बुरी तरह चौंक गई। जैसे ही पलट कर देखा, गुस्से से उसकी भौहें तन गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? जानवी के रूखे अंदाज ने उसके दिल को ठेस पहुंचा दी। वह धीमी आवाज में बोला, तुम चाहो तो मुझे दिल से जल्दी माफ कर सकती हो। जानवी चाय कप में डाल चुकी थी, बिना उसकी और देखे बोली, लेकिन मुझे माफ मत कीजिए। सचिन ने खुद को समझाते हुए कहा, उस वक्त तुम बर्फ की वजह से पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी। तुम्हें बचाने का कोई और उपाय नहीं था। मैं सच कह रहा हूं, प्लीज मुझे भी समझने की कोशिश करो। ये सुनते ही जानवी पलट पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। जैसे आपने मुझे बचाया, उससे बेहतर था कि मुझे मर जाने देते। हटिए यहां से। वह सचिन को अपने सामने खड़ा देखकर और भी सख्त हो गई। सचिन ने लाचारी से कहा, अगर अनजाने में मैंने तुम्हें तकलीफ दी थी तो उसका नुकसान मैं भर चुका हूं। मैंने तुम्हें समाज में दर दर की ठोकरें खाने के लिए तो नहीं छोड़ा। फिर क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। जानवी कड़वे लहजे में बोली, आपको अपनाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं आपकी सूरत भी नहीं देखती। उसकी बातें सचिन के दिल को चीरती चली गई। वह बेबस होकर बोला, कब तक दूर रहोगी? कब तक मुझे सजा दोगी? पूरी जिंदगी? ये कहते ही वह जाने के लिए मुड़ गई। चाय भी अधूरी रह गई। तभी सचिन ने आगे बढ़कर उसके पैर पकड़ लिए। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता था कि एक घटना मेरी जिंदगी का सुख चैन छीन लेगी। उस 1 साल में एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे तुम्हारी याद ना आई हो। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी जिंदगी में खुश होगी। अगर पता होता कि तुम ये सब झेल रही हो तो भगवान की कसम तुम्हें बहुत पहले अपना लेता। ये कहते हुए वह उसे खींचकर अपने और करीब कर चुका था। वो बुरी तरह से घबरा गई। जानवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह उसकी आंखों में देखकर बोला था। वह चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो सचिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह फिर से प्यार भरे अंदाज में बोला और उसे अपने चेहरे के इतना पास खींच लिया कि जानवी की जान जैसे होठों तक आ गई थी। बात यहीं तक पहुंची थी कि सचिन ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया और उसके होठों से निकलने वाले शब्दों को पूरा होने से रोक दिया। वह अपने दिल की बेचैनी शांत करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल जानवी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से पीछे धकेल दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहते हुए वह रोती हुई किचन से बाहर चली गई। सचिन वहीं खड़ा गहरी सांस लेकर रह गया। कब तक तड़पाओगी मुझे जानवी? मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगी। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। एक बार जब वह घर के अंदर आया तो उसने देखा कि जानवी आरव पर चिल्ला रही थी और आरव जोर जोर से रो रहा था। जानवी गुस्से में कह रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आइंदा मुझे मम्मी मत कहना। सचिन के माथे पर शिकन आ गई। वह अपनी मजबूरी जानता था। उसने कभी अपने बेटे पर आवाज तक ऊंची नहीं की थी, लेकिन जानवी का ये बर्ताव वह किस तरह सह रहा था यह बस वही जानता था। तभी उसकी नजर आरव के गाल पर पड़े लाल थप्पड़ के निशान पर गई और वह बौखला गया। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और सख्त आवाज में बोला, आरव को थप्पड़ किसने मारा? सचिन का गुस्सा देखकर जानवी पहले तो चुप रही, फिर बोली, ये मेरा सामान छू रहा था। मैंने इसे कितनी बार मना किया कि मेरे कमरे में ना आया करे। सचिन ने जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? पहली बार वह इतने तेज गुस्से में बोला था। जानवी ने कहा, मेरा हाथ छोड़िए। सचिन ने चेतावनी देते हुए कहा, आज तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरे बच्चों को डांटने या मारने की कोशिश की तो याद रखना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जानवी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मैं जानती थी तुम इतने शरीफ नहीं हो सकते, तुम एक घटिया इंसान हो, वह तमतमाकर बोली। सचिन ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरा बदला मेरे बच्चों से लो।
जानवी हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सचिन ने आरव को गोद में उठा लिया। वह फूट फूट कर रो रहा था। सचिन उसे चूमने लगा, प्यार से सहलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। थोड़ी देर बाद छोटा बेटा आशु भी उठकर रोने लगा। उसने उसके लिए दूध बनाया, डायपर बदला और उसे भी सुलाने की कोशिश की। वह अकेले ही दोनों बच्चों को संभाल रहा था। एक तरफ ऑफिस का थका देने वाला काम और घर आकर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी। जानवी उसके आने से पहले ही कमरे में बंद हो जाती थी और बाहर निकलती ही नहीं थी। सचिन परेशान था। अगर हालातों की वजह से उससे कोई गलती हो गई थी तो वह माफी भी मांग रहा था, वरना लोग तो गलती करके आगे बढ़ जाते हैं, पलटकर देखते तक नहीं। वह उसके पीछे आया था, माफी मांग रहा था, उसे इज्जत दी थी और अपनी पत्नी बनाया था। अगर वह बच्चों के साथ अच्छे से पेश आती तो क्या परेशानी थी। आरव रोते रोते सो गया था। सोते सोते उसने कहा था, डैड मुझे मम्मी नहीं चाहिए, मम्मी अच्छी नहीं होती, मम्मी तो मारती है। अगली सुबह जब सचिन ऑफिस जाने के लिए उठा तो उसने देखा कि जानवी अपना सामान पैक कर रही थी। उसकी आंखें लाल थी, लग रहा था जैसे रात भर रोई हो। जैसे ही वह अपना बैग लेकर बाहर आई, सचिन उसके सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो तुम? वह ठंडे लहजे में बोली, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, मुझे आपके साथ नहीं रहना। पता नहीं मैंने अपनी माँ की बात क्यों मान ली, मैं अकेले भी जिंदगी बिता सकती थी। सचिन ने भारी आवाज में कहा, सॉरी। मुझे अफसोस है। जानवी भड़क उठी। ये क्या सॉरी की रट लगा रखी है आपने? सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर दो और फिर बस सॉरी कहते रहो। वह बोला, मैंने तुम्हें सम्मान दिया है, अगर मुझसे गलती हुई है तो उसकी माफी भी मांग चुका हूं। तुम मेरी पत्नी हो, समाज में मेरी पत्नी की पहचान के साथ जहां चाहो जाओगी, तुम्हें इज्जत मिलेगी। जानवी, मैंने तुम्हें वो सब लौटा दिया जो मेरी वजह से तुमसे छिन गया था। तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता और मैं कसम खाता हूं कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो सचिन का तुमसे वादा है वह उस उंगली को तोड़कर रख देगा। लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। मगर तब तक जानवी थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। बैग उसके हाथ में था। गुस्से में सचिन ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसके हाथ से बैग छीनकर फेंक दिया और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो, जानवी ने गुस्से में कहा। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपसे नफरत है। वह बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं और इस 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत चाहा है और अब भी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं। अगर तुम हर वक्त जिद करोगी तो मैं जबरदस्ती करूंगा। ये कहकर वह चुप हो गया। जानवी ने गुस्से से भरी नजरों से उसे देखा। आप कर भी क्या सकते हैं? आप तो सिर्फ अपनी हवस चलाने वाले आदमी हैं। उस रात भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया होगा। ये कहते हुए वह रोने लगी। सचिन ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें बार बार सफाई नहीं दूंगा, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम मेरे घर से बाहर नहीं जाओगी। बात समझ में आई? ये कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। जानवी सीधी अपने कमरे में चली गई। सचिन अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब वह वापस आया तो उसने देखा कि जानवी आरव के साथ बैठी हुई थी। वह उसे ब्लॉक से बिल्डिंग बनाना सिखा रही थी। ये देखकर सचिन को हैरानी हुई। उसे देखते ही आरव उछलकर खड़ा हो गया। देखो डैड, मम्मी ने मुझसे दोस्ती कर ली, देखो मैंने कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। सचिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जानवी के माथे पर वही नाराजगी थी। उसने शायद उसकी तरफ देखा तक नहीं था। हाँ, आरव के साथ उसका मन जरूर लग गया था। सचिन की गैर मौजूदगी में वह आशु को भी संभाल लेती थी, क्योंकि काम वाली छुट्टी पर चली गई थी। मगर रात भर उसे नींद नहीं आती थी। उसका दिल चाहता था कि अब वह सचिन को भी माफ कर दे, उसके करीब जाए, उसे वह हक दे जो वह रखता है। एक दिन सचिन बच्चों और जानवी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आया। आरव के कपड़े, खिलौने, आशु के कपड़े, सब कुछ था। आरव खुशी से सब देख रहा था। वह बोला, डैड मम्मी के लिए कुछ नहीं लाए? सचिन मुस्कुराया। ऐसा हो सकता है क्या कि तुम्हारी मम्मी के लिए कुछ ना हो? उसने सारी शॉपिंग बैग लिविंग रूम के सोफे पर रख दिए। बस एक बैग अपने कमरे में ले जाकर अलमारी में रख दिया। जानवी ने चुपचाप अपने कपड़े उठाए और अपने कमरे में रख लिए। आरव ने खाना भी जानवी के हाथ से खाया और फिर सोने के लिए
सचिन के पास चला गया। दोनों बच्चे सो चुके थे। तब सचिन ने अलमारी से वो शॉपिंग बैग निकाला और जानवी के कमरे में आ गया। दरवाजे पर लॉक नहीं था। रात के वक्त सचिन कभी भी जानवी के कमरे में गया ही नहीं था, इसलिए उसे किसी तरह की फिक्र भी नहीं थी। वह अभी नहाकर आई थी और गीले बालों में कंघी कर रही थी। सोने से पहले नहाना उसकी आदत थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सचिन को देखकर वह घबरा गई, क्योंकि वह शॉर्ट्स में थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? जानवी ने ये कहा ही था कि सचिन ने दरवाजा बंद कर दिया और लॉक लगा लिया। यह देखते ही जानवी की जान जैसे निकल गई, उसका रंग उड़ गया। प्लीज आप मेरे कमरे से जाइए। वह कई कदम पीछे हटने लगी। सचिन ने शांत आवाज में कहा, अपने ही कमरे में हूं, ये भी तो मेरा कमरा है। जानवी ने तंज में कहा, तो फिर मेरा इस घर में कुछ भी नहीं है, और गुस्से से मुंह फेर लिया। सचिन उसके पास आया, सब कुछ तुम्हारा है, ये कमरा भी और सामने खड़ा ये आदमी भी। जानवी, मैं भी तुम्हारा हूं, अब बेवजह की जिद छोड़ो, जाओ ये पहन कर आओ। ये कहकर उसने शॉपिंग बैग जानवी के हाथ में थमा दिया। जानवी को नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी बहुत कुछ कह रही थी। इसमें जो कुछ भी है मैं नहीं पहनूंगी, वह बोली, और प्लीज आप यहां से जाइए। सचिन ने साफ कहा, नहीं, आज नहीं जाऊंगा। 1 साल तक तकलीफ सह ली है, लेकिन अब सुकून चाहिए। जानवी, प्लीज मेरी सजा खत्म कर दो, जाओ ना, ये पहन कर आओ। वह हाथ जोड़कर बोला, कहो तो तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं, मुझे माफ कर दो, कहो तो तुम्हारे पैर भी पकड़ लूं। ये कहते हुए जैसे ही वह उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठा, जानवी हैरान रह गई। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ये सब मत करिए। सचिन हल्के से हंसा, अपनी पत्नी को मना रहा हूं, जिसके बिना अब नींद नहीं आती। चलो कपड़े बदल रही हो या मैं बदलवा दूं? ये सुनकर वह बुरी तरह घबरा गई। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ये कहकर वह वॉशरूम चली गई। वह ब्लैक कलर की नाइटी थी। जानवी ने उसे पहन तो लिया, लेकिन अब वह बेहद नर्वस थी। सचिन कुछ पल उसे प्यार से देखता रहा। आज उसके दिल में कोई उलझन नहीं थी, क्योंकि वह अपनी गलती की भरपाई कर चुका था। अब जज्बातों पर काबू करने का सवाल ही नहीं उठता था। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और वह अनजाने में ही उसकी बाहों में उलझ गई। सचिन, वह बस यही कह पाई जब सचिन ने उसे गोद में उठा लिया था और बिस्तर पर लिटा दिया था। मैंने सुना था कि सच्चा प्यार कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। मैं खुश हूं कि मुझे मेरा प्यार तुम्हारे रूप में मिला है। वह उसे पूरी तरह से अपना बना चुका था। अपनी सांसों में जानवी की सांसों की खुशबू महसूस करते ही उसका कंट्रोल टूट गया। वह उस पर अपना सारा प्यार लुटाता चला गया। जानवी का हल्का फुल्का विरोध बहुत जल्दी शांत हो गया। उस रात की सुबह बेहद खूबसूरत थी। जानवी का शर्माया हुआ चेहरा और भी हसीन लग रहा था। इससे पहले कि वह उसके बगल से निकलती, वह उसे फिर से खुद में समेट चुका था। अभी नहीं जानवी, प्लीज। सचिन, मुझे नींद आ रही है, पूरी रात बहुत तंग किया है आपने। वह शिकायत कर गई। पूरी रात? झूठ। वह उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा था। आधी रात के बाद तो तुम सो चुकी थी, हालांकि मेरा तो अभी भी मन था। वह उसे सहज करना चाहता था ताकि कोई दीवार बीच में ना रहे। जानवी की आंखें पूरी तरह खुल गई। आप झूठ बोल रहे हैं। कमरे में रोशनी फैल चुकी थी। जब मैंने कहा था प्लीज मुझे थोड़ी देर सोने दो, वह रूठकर बोली, हाँ तो मैंने सोने दिया भी तो था। वह मुस्कुराया, तंग तो नहीं किया, मुझे वैसे ही नींद नहीं आई थी, से आपने सोने की इजाजत दी थी ना। वह शर्म से नजरें चुराकर बोली, आदत पड़ जाएगी। सचिन ने कहा, जब रोज ऐसे ही सोओगी? जी नहीं, जी हाँ, मेरी मर्जी चलेगी। मिसेस सचिन, तुम मेरे साथ चिपक कर ही सोओगी, वरना रात भर जागती रहना। शायद वह उसे अभी भी ना छोड़ता, मगर तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से पैर मारा। दोनों बुरी तरह चौंक गए। डैड, दरवाजा क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो। आरव की आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ा गए। जानवी तुरंत उठकर वॉशरूम चली गई। सचिन ने जल्दी से शर्ट पहनी और दरवाजा खोल दिया। आरव सवाल भरी नजरों से उसे देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। आशु रो रहा है, गंदे बच्चे ने मेरी नींद भी खराब कर दी। ये सुनकर सचिन कमरे में गया। आशु को शायद भूख लग रही थी, उसने उसे सीने से लगा लिया। तभी जानवी भी नहाकर आ गई। इसे मुझे दीजिए, मैं संभाल लूंगी, कहकर उसने आशु को ले लिया।
रात को जब सचिन ऑफिस से वापस आया तो जानवी और बच्चे तैयार थे। वह उन्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। बच्चे बहुत खुश थे। रात को आरव उन दोनों के बीच में सोया था और आशु अपने पालने में। सचिन को नींद नहीं आ रही थी। वह आरव के गहरी नींद में जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने सोई हुई जानवी का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाना चाहा, आरव ने उसका हाथ खींच लिया। मम्मी को मत छुओ, डोंट टच माई मोम। आरव को जागता देखकर सचिन पूरी तरह हड़बड़ा गया। तुम सोए नहीं अभी तक? मेरी मम्मी से दूर होकर सोना। वह माथे पर बल डालकर अपने डैड को घूरने लगा। सचिन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। अच्छा नहीं छूता, अब सो जाओ। लेकिन वह भी सचिन की औलाद था। अपने बाप को सुलाने के बाद ही सोया। 3 दिनों से यही हो रहा था। आरव किसी जासूस की तरह जागता रहता था। सुबह दोनों बच्चों को नाश्ता करवाकर जानवी सचिन को ऑफिस के लिए जगाने आई। जब सचिन ने कमरा खाली देखा तो उसने जानवी का हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। जानवी बुरी तरह घबरा गई। और ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं जाना, वह बोला। तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। बढ़िया ट्रेनिंग दी है तुमने आरव को, जासूस बनकर मेरी पहरेदारी करता रहता है। सचिन ने जानवी के बिखरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। जानवी हंस पड़ी। आपका ही बेटा है, जाओ ना जानवी, वह प्यार से बोला। दरवाजा बंद करके आओ। उसके लहजे पर जानवी नर्वस हो गई। सचिन 8 बज रहे हैं, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वह बचने के बहाने बनाने लगी, लेकिन वह करवट बदलकर जानवी को अपने नीचे कर चुका था। बीवी को भी तो वक्त देना जरूरी है और आजकल मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं सूझता। इससे पहले कि वह जानवी के होठों पर झुकता दरवाजे पर दस्तक हुई। ओ शिट यार, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सचिन झुंझला गया, मगर जानवी की हंसी खुद ब खुद निकल गई। वह उठकर जा चुकी थी। अब जानवी को अपनी जिंदगी बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।